एचसीएफ दिया है 2 नंबरों का 9। ठीक है, हम इसे भी पूरा कर ही देते हैं। आंसर नंबर 4। हमें 2 नंबर दिए हैं, हम यह लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 दिया है 306 और नंबर 2 दिया गया है 657। ठीक है, और इनका एचसीएफ दिया गया है 9 है। एलसीएम ज्ञात करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। हम इसका फार्मूला देख चुके हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास? फार्मूला है यह तो हमें गिवन डेट में दिया है। हमारा जो फार्मूला है वह यह था कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 का मल्टीप्लाई उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। इस फार्मूले में देखते हैं क्या क्या राशि है, वो सब हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। नंबर 1 दिया है हमें 306, ये वैल्यू रख दी। नंबर 2 दिया गया 657, ये फिट कर दी। और क्या दिया है? एचसीएफ दिया है हमें 9, ये रख दिया हमने। और एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एलसीएम को फाइंड करने के लिए 9 से इसे डिवाइड कर देते हैं और हम इसको फाइनली लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर 306 गुणित 657/9। तो एलसीएम बराबर, अब इसे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 9 से इसमें भाग लगा दो, कहाँ पर कट रहा है देख लो। पहले हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से 3 बार, और इसको 3 1 टाइम और 2 टाइम यहाँ पर हो गया 102। अब फिर 3 से करना है तो क्या यह 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो 3 से 1 बार, 3 3 9 और 3 चौको 12। कुल मिला के आपके पास आता है 34 गुणित 657। आप 34 गुणित 657 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहें तो हम गुणा कर लेते हैं। 657 मल्टीप्ल बाय 34। अब 34 का गुणा कर लीजिए, तो 7 चुको 28, 4 7 28, बचती है 2 और 4 पंजे 20 और 2 22 और 4 छंकी 24 और 2 26 और यहाँ 3 7 21, 3 पंजे 15 और 2 17 और 3 छंग 18 और 1 19। अब आपका यहाँ आता है 8, यह 3, 6 और 7 13, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2। तो 22,328 फाइनली आ जाता है। 22,338 ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, यह हमें जांच करना है। यह क्वेश्चन पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है और पूरे बेसिक के साथ में बनाया गया है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लिखना नपातुला है, लेकिन एक एक लाइन और एक एक वर्ड का यहाँ पर अपना अलग मीनिंग है। इससे ज़्यादा ना इससे कम हमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो 6 टू द पावर n का अर्थ है कि हम क्वेश्चन का आंसर हमें फाइनली यही मिल जाता है। हमें यहाँ 6 टू द पावर n को हमने लिखा 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n। तो इसका अर्थ है कि आप 2 टू द पावर मान लीजिए 2 है तो इसे लिखेंगे 2 गुणित 2। 2 की घात यदि 3 है तो आप लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। इसी प्रकार यदि 3 की घात 2 है तो आप इसे लिखेंगे 3 गुणित 3। और 3 की घात यदि 3 है तो हम लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3। कुछ भी लिख सकते हैं, इनकी जगह पर 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या इन दोनों के मल्टीपल से, कहीं इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से, किसी एक दोनों के मल्टीपल से आपको यह दिख रहा है कि 2 और 3 का गुणा के लास्ट में 0 आ सकता है क्या? तो नहीं आ सकता है, क्योंकि 0 तभी आ सकता है लास्ट में जब मिनिमम कम से कम 5 हो। 5 तो होना चाहिए, 5 के टेबल में ही 0 आता है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर में 5 नहीं है, इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर
n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। बाकी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वैसा का वैसा वापस से लिख दिया है। किसी प्राकृत संख्या यहाँ से फिर से लिख दिया, n के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या हो सकती है? तो नहीं होगी। ये लाइन पूरी वैसी की वैसी प्राकृत संख्या n के लिए। कुल मिलाकर कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन लिखना यही सब है। आप इसे रट लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है और इससे कम भी नहीं लिखना है। और इसका मेन मतलब ही यही है कि इसके फैक्टर में यहाँ पर कहीं भी हमें 5 नहीं मिल रहा है। यदि इसके फैक्टर में 5 मिलता तो हम कह देते हैं कि यह नंबर 0 पर कहीं समाप्त हो सकता है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम फैक्टर के अंदर 5 तो होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है जो कि लास्ट है, 6th वाला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसे आईएमपी की श्रेणी में, सारे क्वेश्चन हमारे आईएमपी है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और एक नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपसे पूछा जाएगा। दोनों प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको अथवा में आएंगे। यदि यह 5-6 क्वेश्चन आपने बेहतर कर लिए तो नेक्स्ट अगर आप कमजोर भी करेंगे तो कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा। व्याख्या कीजिए कि ये नंबर और ये नंबर पूरा लंबा चौड़ा दिया है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पर दिया तो है कि भाज्य है, लेकिन क्यों भाज्य है। हमने भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली स्टार्टिंग में देख लिए कि भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। क्वेश्चन करने के बाद हम फिर से उसे एक बार यहाँ पर रिपीट करेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है बेसिक है, वो समझना जरूरी है। पहले इसे बनाते हैं। तो हमारा एक नंबर दिया है 7 × 11 × 13 धन 13। ठीक है, एक नंबर यह दिया है और एक नंबर दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1 धन 5। ठीक है, ये लिख दिया और यहाँ पर धन 13 था, 7 11 13 धन 13। ठीक है, हम इसे और कैसा लिख सकते हैं, और इसे बदलकर कैसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं, इस नंबर और इस नंबर, ये 2 टुकड़े कर लो आप इसको। ये आप अगर इसे करना चाहो तो एक ये और एक ये। ठीक है, एक ये होगा। अब इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर है 13, हमने निकाल लिया 13। चलिए मैं इस स्टेप को यहाँ लिख देता हूँ और बेहतर समझ में आ जाएगा। हमने निकाल लिया 13, तो यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से 13 निकलने के बाद यहाँ पर बचता है 7 × 11। ठीक है, 7 × 11 बचता है और धन यहाँ पर बचता है 1। 13 बाहर आ गया, 7 × 11 बच गया और 13 यहाँ पर बाहर आ गया और 1 यहाँ पर बच गया। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर बचता है 13 × 7 11 7 77 धन 1, यह बचता है। और इसे सिंप्लीफाई करें तो 13 × 78 आ जाता है। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं कि क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, हमने सिर्फ सिंपल किया, सिंपल यहाँ पर आ गया है। अब हम इसे लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर 5 है और यहाँ पर 5 है और कोई कॉमन नहीं है इसके अलावा, तो हम यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लिया तो यहाँ 7 × 6 × 5 तो बाहर आ गया, 4 × 3 × 2 × 1 आता है और धन यहाँ पर 1 बचता है। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ 5 7 छंक 42। अब इन सब का हम गुणा कर देते हैं, धीरे धीरे गुणा करते हैं। 7 छंक 42 और ये हो गया 42। ठीक है, और 4 तिया 12 ये हो गया आपका, और यहाँ पर 2 एकम 2 धन 1। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 42 का हम करते हैं 12 से गुणा, तो 42 दूना 12 दूना 24 की 4, हासिल का हमारा 2, 12 चुको 48 और 2 होता है 50 गुणित 2 धन 1, यह लिखा हुआ है। फिर अगली स्टेप लेते हैं तो यहाँ पर 5 और 504 का 2 से करते हैं तो 1008 आ जाता है और प्लस में 1 ये जोड़ दिया तो 5 गुणित 1000 9 आ जाता है। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, एक स्टेप और 2 स्टेप, इन दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लिया। तो एक को सिंप्लीफाई करने से हमें फाइनली
क्या मिलता है, हमें मिलता है 13 गुणित 78 और दूसरी को सिंप्लीफाई करने से मिलता है 5 गुणित 1009। अब हम इस लॉजिक को यहाँ समझते हैं। एक इसको स्टेप को सॉल्व किया तो हमें मिला 13 गुणित 78 और एक स्टेप को सॉल्व किया तो 5 गुणित 1009। अब आप देखिए कि भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं होने के लिए क्या शर्त है। भाज्य संख्याएं होने के लिए शर्त है कि उस संख्या के अंदर, उस नंबर के अंदर, यदि हम इसे टोटल को एक नंबर देखें, इस पूरे को मैं एक नंबर देखता हूं कि ये पूरा का पूरा कोई एक नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को भाज्य होने के लिए क्या शर्त है, उस नंबर को भाज्य होने के लिए यह शर्त है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 5। अब मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 को या मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 6। मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणित 3 भी लिख सकता हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 धन 2, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे और सिंप्लीफाई करके 2 कॉमन ले लूँ और यहाँ से 2 धन 1 मतलब 2 गुणित 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब बताइए 6 हमारा भाज्य है या अभाज्य। तो 6 जो नंबर है, 6 नंबर, उसके अंदर भाग जा रहा है एक 2 का, एक 3 का और एक जा रहा है 1 का। तो 6 के अंदर 2 गुणित 3, 2 फैक्टर ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जिसके फैक्टर हो जाए, जिसके टुकड़े हो जाएं, वह भाज्य ही है, वह भाज्य ही है। वो भाज्य इसलिए कि 6 के फैक्टर है 2 गुणित 3, इसका अर्थ है कि इसमें 2 का भाग भी चला जाएगा और 3 का भाग भी चला जाएगा। जरूरत पड़े तो आप 2 से काट दीजिए, जरूरत पड़े तो आप 3 से भी भाग लगा सकते हो, 6 का भाग तो जाना ही है। ठीक है, तो इतने नंबरों का इसके अंदर भाग चला जाएगा, इसलिए यह नंबर हमारी भाज्य। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है कि 13 गुणित 78 जिसके 2 फैक्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 टुकड़े आ चुके हैं जिस नंबर के, वह तो भाज्य ही होना है। और इसी टाइप से इसके भी यहाँ पर 2 टुकड़े आ चुके हैं। अभी इनके टुकड़े तो हमने किए ही नहीं है, उनके भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी तो यहीं पर दिख रहा है कि ये भाज्य है, क्योंकि कोई नंबर है इन दोनों का मल्टीपल जिसमें 5 का भाग भी जा सकता है और 1009 का भी जा सकता है। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूक्लिड लेमा थ्योरम का, तो ये यहाँ पर लागू होता है और इस कारण से यह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो यह हमारा फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पढ़ेंगे और यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।